नमस्कार। आज बात करेंगे एक हालिया और बहुत ही हाई स्टेक्स युद्ध विराम की। समझने की कोशिश करेंगे कि लेबनान इजराइल के इस समझौते का क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आखिर मतलब क्या है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के युद्ध विराम का ये ऐलान काफी अचानक हुआ और इसे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह पेश किया गया। इस पूरी सिचुएशन की जटिलताओं को समझने के लिए हम अपनी बातचीत को इन 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सीज़फायर कोई अकेली घटना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात का बस एक मोहरा है। क्योंकि देखिए, यहाँ जो असली लड़ाई है ना, वो असल में इजराइल और ईरान के बीच की है। लेबनान तो बस एक मैदान बन गया है जिसे प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है हिजबुल्लाह की। ये ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है, मतलब ईरान के इशारों पर काम करता है। और मजे की बात यह है कि इसकी सैन्य ताकत लेबनान की अपनी आर्मी से भी कहीं ज्यादा है। चलिए अब जरा इस समझौते पर आते हैं और देखते हैं कि इसे एक ऐतिहासिक पल क्यों कहा जा रहा है। पूरे 34 साल इस युद्ध विराम की वजह से 34 साल बाद पहली बार लेबनान और इजराइल की सरकारें आमने सामने बैठकर सीधे बात कर पाईं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेक्निकली तो ये दोनों देश अभी भी एक दूसरे के साथ जंग में हैं। इनके बीच कभी कोई प्रॉपर शांति समझौता हुआ ही नहीं। तो ये जो मीटिंग हुई, ये डिप्लोमैटिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा, लेकिन हाँ, बहुत नाजुक बदलाव जरूर है। लेकिन सवाल ये है कि इस 10 दिन के अस्थायी सीज फायर एग्रीमेंट में आखिर है क्या? जब हम इसकी शर्तों को ध्यान से देखते हैं तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि समझौता सिर्फ ऑफेंसिव यानी आक्रामक हमलों पर रोक लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंसिव एक्शन यानी अपनी रक्षा में की गई कार्रवाई या फिर निगरानी पर कोई रोक नहीं है। इससे इजराइल को मिलिट्री एक्शन के लिए काफी गुंजाइश मिल जाती है। और इसी से जुड़ा है आत्मरक्षा का अधिकार वाला क्लॉज। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर लेबनान की तरफ से कोई भी खतरा महसूस होता है तो इजराइल एक्शन ले सकता है। अब ये भविष्य में किसी भी मिलिट्री एक्शन को सही ठहराने का एक आसान तरीका बन सकता है। और अब आते हैं सबसे मुश्किल शर्त पर। इस समझौते के मुताबिक लेबनान की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ के सभी हथियारबंद ग्रुप्स को कंट्रोल करें। मतलब बल का इस्तेमाल करने का हक सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास हो। और यहीं से इस समझौते की सबसे बड़ी और शायद सबसे घातक कमजोरी सामने आती है। तो देखिए विरोधाभास कितना साफ है। एक तरफ लेबनान की सरकार है जिसे वादा करना है कि उसकी जमीन से कोई हमला नहीं होगा, और दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह, जो न तो इस समझौते का हिस्सा है और न ही सरकार के कंट्रोल में है। सरकार को कहा गया है कि सैन्य ताकत सिर्फ उसके पास हो, लेकिन असलियत ये है कि हिजबुल्लाह की फौजी ताकत खुद लेबनान की आर्मी से ज्यादा है। और यही सवाल आज की डिप्लोमेसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किसी सरकार को उस ग्रुप के एक्शन के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है? तो इन सारे पेचीदगियों को देखते हुए इस डिप्लोमैटिक कोशिश के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ये पूरी डील विरोधाभासों से भरी है। पहली बात, समझौता लेबनान की सरकार को बांधता है, लेकिन असली लड़ाई लड़ने वाले हिजबुल्लाह को नहीं। दूसरी बात, आत्मरक्षा जैसी अस्पष्ट शर्तें लड़ाई को फिर से शुरू करने का रास्ता खुला रखती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस समझौते की कामयाबी लेबनान की सरकार से ज़्यादा ईरान की रणनीति पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध विराम को एक परमानेंट सॉल्यूशन समझना भूल होगी। ये शांति नहीं है, बल्कि एक लंबे चलने वाले संघर्ष में लिया गया एक छोटा सा स्ट्रेटेजिक ब्रेक है बस। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब लड़ाई का मुख्य खिलाड़ी ही बातचीत की टेबल पर मौजूद न हो, तो क्या ऐसा कोई भी युद्ध विराम लड़ाइयों के बीच एक छोटे से ठहराव से ज्यादा कुछ हो सकता है?